Very good morning to class 8th. Class, we are studying. We have started our chapter 6, weavers, iron smelter and factory owners. It is a chapter of history. In this chapter, we have studied that कि हम लोग की weavers के बारे में, iron smelters के बारे में और factory owners के बारे में कि हमारी in our history जब before independence इंडिया की क्या conditions थी, कौन सी 2 industries बताई थी मैंने आपको, एक textile industry बताई थी और एक आपको बताई थी मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, है ना। इन दो फील्ड में, इंडस्ट्रीज की फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। पहले बहुत अच्छी कंडीशन थी, बाद में बहुत खराब कंडीशन हुई, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ। और ब्रिटिशर्स कह दीजिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी थी, तो उनका इंडिया में क्या इंटरेस्ट था, उन्हें क्या प्रॉफिट नजर आ रहा था, तो वो किस तरीके से अपने बिजनेस को देख रहे थे, प्रॉफिट को देख रहे थे इंडिया में, है ना। तो उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को जो है, वर्ल्ड मार्केट क्या थी इंडियन टेक्सटाइल की, तो आपको बताया था कि 1750 में इंडियन टेक्सटाइल की वर्ल्ड मार्केट बहुत अच्छी थी। इट मींस इंडिया का नाम था। अलग अलग कपड़े, क्लोथ्स के बारे में हमने जाना कि कौन से इंडियन कॉटन क्लोथ्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेम दिए गए, कैसे उनकी पहचान बनी और कैसे अरेबियन ट्रेडर्स, यूरोपियन कंट्रीज किस तरीके से उसमें इंटरेस्टेड थी, और जितनी भी हाई सोसाइटीज, फैमिलीज थी, वो सब इंडियन क्लोथ पहनना पसंद करती थी, है ना। तो अब ये जो है क्लोथ के कुछ पैटर्न दिखाए थे। सो फॉर टुडे तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा कि कैसे शुरुआत हुई, हिस्ट्री क्या थी, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से इंडिया को चिन्स किसे कहा गया, कैलिको क्या था, कैसे उस कपड़े को कैलिको बोला गया। आज हम देखेंगे कि इंडियन टेक्सटाइल की यूरोपियन मार्केट क्या थी। ठीक है, कि मेन हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में देख रहे हैं। देखिए, by the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile, क्योंकि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज्यादा डिमांड में था। तो 18th सेंचुरी आते आते जो इंडियन टेक्सटाइल की इतनी डिमांड थी, इतनी पॉपुलैरिटी थी, चाहे इंडियन कॉटन हो, चाहे वूल हो, चाहे सिल्क हो, सब। तो इससे जो इंग्लैंड में, यूरोप कंट्रीज में जो इंग्लैंड है ना, तो वहां के जो मेकर्स थे अपने बनाने वाले, तो उनको क्या हुआ, उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या करा कि इंडिया को, ऐसे तो इंडियन कंट्रीज ही जो है आगे रहेंगी, तो इस पर रोक लगाई, इसके मंगाने पर कि इंडिया क्लोथ जो है कम यूज किया जाए। तो इसके अगेंस्ट हो गया वो लोग, यूरोपियन कंट्रीज हमारे। क्या हुआ कि इन 1720 तो उन्होंने इसमें क्या किया, इन 1720 द कैलिको एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड व्हिच बैंड द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिन्स। तो ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड में 1720 में कैलिको एक्ट बनाया गया। कैलिको एक्ट जो नियम बनाते हैं, कानून लाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कैलिको एक्ट था, तो ध्यान से देख लो 1720 में कैलिको एक्ट, ठीक। क्या था ये, इसमें इंग्लैंड में इंडियन कॉटन क्लोथ्स के यूज पर, प्रिंटेड कॉटन क्लोथ कौन सा था, चिन्स, उसके यूज पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया कि कोई भी इंडियन कॉटन क्लोथ यूज नहीं करेगा। जैसे हर चीज से बैन लगना, आप जानते हो ना, बैन का मतलब होता है मना हो जाना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो ये चीज कर दी गई थी, और इसका मेन रीजन यही था, कंपटीशन, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इतनी डिमांड में, तो इंडिया रिच होगी ना, तो इसलिए हम वैसा ही चीज हम करेंगे। तो इससे क्या था, जो इंग्लैंड में सब जगह इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड थी, तो जो वहां की लोकल कंपनीज हैं, उनका कपड़ा तो बिक नहीं रहा था। जब उनका कपड़ा नहीं बिक रहा था, तो वो लोग किस में जा रहे थे, लॉस में। तो इसी लॉस को, कि इस लॉस से बचने के लिए उन्होंने क्या करा, इंडियन टेक्सटाइल पर रोक लगा दी, ठीक है। तो इसके लिए एक्ट पास हो गया वहां पर 1720 में। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, मानिए हम अपने इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में किसी चीज का प्रोडक्शन है, और वही चीज हम प्रोडक्शन किसी चीज का यहीं पर हो रहा है, हम वो इंडियन यूज ना करके हम बाहर का सामान, अभी भी आपने देखा होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे चलाए हैं कि स्वदेशी चीजों का यूज करो। क्यों? क्योंकि अगर हम स्वदेशी चीजें यूज करेंगे, तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ठीक है। और इसीलिए वो बार बार मतलब हम लोगों से कहते भी, तो यही है कि हाँ, आत्मनिर्भर भारत आपको एक कई अभियान उन्होंने चलाए, इसमें आत्मनिर्भर भारत है कि हम अपनी इंडिया की बनी चीजें और इंडिया को ही आगे बढ़ाएं, इसमें ही इन्वेस्टमेंट करें, यहीं कहीं प्रॉफिट दें, सब चीजें यहीं से करें। तो यही चीज उस समय
कब अर्ली 18th सेंचुरी पर इंग्लैंड वाले हमसे इतने आगे थे, हम ये चीज आज सोच रहे हैं, वो लोग ये चीज तब सोच चुके थे। ठीक है, तो तब उन्होंने जो है इंडियन टेक्सटाइल को पीछे करने के लिए उन्होंने कैरिको एक्ट 1720 वहां पर पास किया गया, जिसमें यही था कि इंडियन प्रिंटेड कॉटन क्लोथ पर रोक लगा दी गई कि इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट वाज कैलिको एक्ट, तो इट वाज when was it is introduced, so you can reply it was introduced in 1720 and which banned the use of printed cotton textile chains। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल तक भी लिखेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसी के हमने कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल हैड लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। तो इससे जो है इंडियन टेक्सटाइल से जो कंपटीशन था यूरोपियन इंग्लैंड का, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में निकल कर आया। कैसे? इन 1764 वहां पे क्या हुआ, इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन केई which increased the productivity of the traditional spindles। तो जब उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल, जो भी कपड़ा बनता था वो सारा हाथों से बनता था, मशीन से नहीं बनता था। जितने भी कारीगर थे सारा हैंडवूवन मटेरियल था, इसीलिए फेमस भी था। अब वही चीज इंग्लैंड ने क्या किया, इसको कंपटीशन देने के लिए कि लोग इसको पसंद कम करें, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कम हो, उसके लिए वहां पर एक नई इनोवेशन हुई। नई इनोवेशन यानी टेक्नोलॉजी की फील्ड में उन्होंने आगे बढ़ा। उन्होंने यहाँ पर जॉन केई थे जिन्होंने स्पिनिंग जेनी एक मशीन का आविष्कार किया गया 1764 में। अब एक हाथ से चीज बना रहे हो, एक मशीन से चीज बनाओगे, फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या था, इसमें स्पिंडल होती है आपकी तकली, उससे ये मशीन चलती थी। तो इससे जो है मशीन आने से इसमें एक नई चीज आ गई। कैसे? एक तो ये आ गया कि स्प्रिंग जेनी का यूज हुआ। इसमें क्या है, एक बार में एक ही पर्सन कई बहुत सारा कपड़ा बना सकता था, और वही चीज आप हाथ से बनाएंगे तो टाइम भी लगेगा ना। तो एक तो ये चीज हो गई। फिर क्या हुआ, इन 1786 स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट व्हिच रिवॉल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। अब एक तो स्टीम इंजन का फिर वो कर दिया, 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन की इन्वेंशन कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे आपका जो है कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में नई क्रांति आ गई। अब कैसे, क्योंकि जब आप को जो भी कपड़ा है जो मशीन से बनाया हुआ कपड़ा था, जैसे अगर स्पिनिंग जेनी लाए, तो सब फायदा क्या हुआ इन्वेंशन से, इससे ये हुआ द क्लॉथ कुड नाउ बी वुवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू। यानी मशीन से जो कपड़ा बनेगा, एक तो वो ज्यादा बन जाएगा कम समय में, दूसरी चीज यानी कहने का मतलब है उसकी सप्लाई जल्दी हो जाएगी क्योंकि समय कम लेगा, और दूसरी चीज सस्ता भी होगा क्योंकि हाथ से काम करोगे तो पैसा ज्यादा, मतलब मैनुअल वर्क के कॉस्ट ज्यादा होती है ना, भाई मशीन वर्क की जो थोड़ी कम कॉस्ट हो जाएगी, चीपली भी था। तो एक तो ये चीज उनने पीछे करा हम लोगों को, है ना। तो ये सब चीजें उन्होंने करी थी। फिर क्या हुआ, ये देखिए ये स्पिनिंग जेनी मशीन्स के थ्रू कपड़ा, ये स्पिंडल्स लगी हुई है, देखिए स्पिंडल्स के थ्रू ये जो राउंड में लगी है ना, एक अभी दिखाते हैं ऐसे, ये स्पिंडल्स हैं, और ये देखिए इस तरीके से मशीन में कपड़ा बनना। यही काम हम इंडियन वीवर्स जो थे वो हाथों से कर रहे थे, है ना। तो ये फर्क हुआ, मशीन और उसमें फर्क आ जाएगा, तो उन्होंने हमें ऐसे पीछे किया। फिर यहीं पर ये आपका European trading companies, the Dutch, the French and the English made large profits through textile trade with India। इस तरीके से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, इस तरीके से उन्होंने एक बड़ी मात्रा में क्या करा, प्रॉफिट अर्न किया। तो these companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver। तो ये कंपनीज ने क्या किया, इंडिया से सिल्वर लेकर और क्या लिया, कॉटन और टेक्सटाइल को परचेज किया, और वहां पे जाके उस चीज को महंगे में बेचा, है ना। तो when the English East India Company gained political power in Bengal, they used revenues from peasants and zamindar in India to buy Indian textile। और जब उसी समय पर जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की शुरुआत, जो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उन्होंने इंडिया में जब शुरुआत की थी कि अपना अधिकार जमाने की, तो पॉलिटिकल पावर कहाँ से शुरुआत हुई थी, बंगाल से। तो जब उनकी पूरे बंगाल पे पॉलिटिकल पावर बढ़ गई, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीजेंट से और जमींदार से क्या उस पर
टैक्स लेना शुरू करे कि इंडियन टेक्सटाइल खरीदते थे और उस पर टैक्स लगाना शुरू करा। तो इससे क्या होगा, सीधी सी बात है जो है धीरे धीरे बदलाव होने लग गए। बोलो वन बाय वन जो है चीजों को, जो इंग्लिश यूरोपियन कंट्रीज की स्मार्टनेस बहुत थी, हमसे ज्यादा जो चीज वो लोग इतने सालों पहले सोचते थे वो हम आज सोच रहे हैं, हम लोग आज इस चीज में फील्ड में आगे बढ़े हैं। नाउ हु वर द वीवर्स, कि वीवर्स कौन थे, है ना। तो वीवर्स होते हैं आपके कपड़ा बनाने वाले, जो कपड़ा बुनते हैं। कपड़ा जो है हमें जैसा हम पहनते हैं हमें डायरेक्ट वैसा थोड़ा मिलता है, थ्रेड से बनता है, फाइबर होता है, फाइबर से जो है थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड से जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। तो वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। तो ऐसी कम्युनिटी से जो कि कपड़ा बनाने में स्पेशलाइज्ड होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, उनको हम वीवर्स बोलते हैं। तो देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। दूसरी चीज में ये थी कि जो वीवर्स होते हैं वो अपनी जो उनका कलाकारी होती ना, कहते हैं ना कलाकार, हर कोई कलाकार नहीं होता, कलाकारी भी एक गॉड गिफ्ट होती है और हर किसी को हर कोई काम आता नहीं है। तो इनकी भी यही थी कि जो इनके स्किल्स थे वो अपनी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होते थे। सम कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग, कुछ कम्युनिटीज वीविंग के लिए फेमस है। कौन कौन सी कम्युनिटीज है देख लेते हैं। तो यहाँ पर तांती वीवर दे रखे बंगाल के, यानी बंगाल वाले रीजन में जो वीवर्स थे वो तांती वीवर थे। कहने का हम इससे ये मीनिंग ले सकते हैं कि कहीं की कोई चीज फेमस होना, जैसे हम कहते हैं आगरा का पेठा फेमस है ना। तो इसी तरीके से बंगाल के तांती वीवर फेमस थे अपने काम के लिए। द जुलाहा और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको वहां के मोमिन वीवर काफी फेमस थे कि वो उनका काम बहुत अच्छा होता है, इनकी कारीगरी बहुत अच्छी होती है। सेल एंड कैकोलर एंड दिवांग ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कैकोलर दिवांग ये वीवर्स थे। तो आपको इनके नेम्स ध्यान रखने हैं कि तांती वीवर कहाँ के थे, बंगाल रीजन के थे, जुलाहा और मोमिन आपके नॉर्थ इंडिया के, सैल और कैकोलर और दिवांग आपके साउथ इंडिया के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है वीवर्स की। तो वीवर्स आपके कपड़ा बनने वाले, जो कपड़ा बनाने के काम करते थे, और अलग अलग रीजन के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग वीवर्स थे जो अपने काम के लिए फेमस थे। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स है वीवर्स की, देखिए इस तरीके से ये लोग धागे से कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, now the first stage of production was spinning, done most by women, in which चरखा and the तकली were used। अब जो पहली स्टार्टिंग होती थी वो क्या, मतलब कपड़ा बुनने की जो पहली स्टार्टिंग होती थी वो क्या होती थी, स्पिनिंग, जो कि किसके द्वारा की जाती थी, वुमेन के द्वारा। और किसका यूज किया करती थी वो लोग उस समय, इंडियन वुमेन की बात हो रही है, चरखा और तकली का। पहली स्टेज स्पिनिंग की, कपड़ा बनाने की पहली स्टेज होती है हमारी स्पिनिंग। स्पिनिंग में किसका यूज हो रहा है, चरखे का और तकली का। चरखा आप सभी ने देखा भी होगा और अब मैं आपको पिक्चर दिखा भी दूंगी। तकली क्या होती है, तकली स्पिंडल को इंग्लिश में इसको स्पिंडल बोलते हैं और वैसे ये तकली कहलाती है। तो क्योंकि हम लोग उस समय इंडियन, हम हिंदी भाषा का यूज करेंगे ना, है ना। तो आफ्टर वीविंग स्पिनिंग वाज डन मोस्टली बाय मैन। देखिए ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर कि स्पिनिंग जो है इंडिया में उस वक्त बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया में क्या था, स्पिन सबसे पहला स्टेप होता है कपड़ा बनाने में स्पिनिंग का, जो कि ज्यादातर कौन करती थी, औरतें करती थी, वुमेन के द्वारा ये काम होता था। और इसका अंदर वीविंग, स्पिनिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है वीविंग। तो वीविंग कौन करते थे, आपके मैन। ठीक है, आफ्टर वीविंग स्पिनिंग वाज डन बाय मोस्टली बाय मैन। फिर नेक्स्ट, फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर नोन एज रंगरेज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था कि कपड़े को रंगना। तो रंगने के लिए आपको कौन यूज करते थे, रंगरेज, डायर, यानी रंगने को हम रंगरेज कहते थे। जो आज भी आप देखते होंगे कपड़ा रंगने का काम कौन करते हैं, आपके कोई से दुपट्टे हैं या किसी भी कपड़े में रंग करने का काम हम लोग आज भी डाई कराते हैं, डायर के पास जाते हैं, तो वही उस समय रंगरेज खिलाते थे। तो फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिप्पी गार्स। तो चिप्पी गार्स कौन थे, अब प्रिंटेड क्लॉथ, कोई कपड़ा उस प्रिंट यानी कोई डिजाइन बनाना है तो उस प्रिंट छापने होते थे, है ना। तो उसके लिए उसके पैटर्न्स आते हैं जिनसे उसको छापा जाता है, तो वो काम था चिप्पीगार का। उन लोगों को चिप्पीगार कहते थे। कपड़ा रंगने वाले को रंगरेज कहा जाता था, बुनने वाले को वीवर्स कहा जाता था। ठीक है,
फिर यहाँ से आपका आता है, देखिए ये चरखे की पिक्चर दे रखी है और ये आपकी दे रखी है नीचे तकली, देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चरखा और तकली, तकली देखिए इस तरीके से धागा बनाना, लपेटना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब ये तो ये हो गया कि किस तरीके से काम होता था, कैसे कंपटीशन बढ़ा, यूरोप इंडियन टेक्सटाइल की यूरोपियन मार्केट जो थी वो कैसे डाउन हुई, कैसे यूरोपियन ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो अब इसमें क्या बदलाव हुआ, तो देखिए यहाँ से पहला स्टेप आपका द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सिविल वेज। अब वही था ना कि जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे अपने जो है इंडिया से, तो पहले शुरुआत तो इंडिया से ही सीखा उन्होंने कॉटन बनाना, फिर बाहर जाकर उन्होंने अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज सेटल कर ली। तो इससे क्या हुआ, कई सारे बदलाव हुए। इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। अब जहां पहले सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल ही ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस थी, टाइम के साथ बदलाव ये हो गया कि जब फिर ब्रिटिशर्स भी टेक्सटाइल में, ब्रिटिश टेक्सटाइल भी आ गई, यूरोपियन भी बना रहे हैं कॉटन, अमेरिकन मार्केट भी आ गई। अब जहां आप अकेले हो, अब फिर आपको कॉम्पिटिटर्स मिल जाए, और फिर दूसरी चीज उन लोगों के पास में टेक्निक्स हमसे अच्छी, तो वही लोग आगे जाएंगे ना, हम तो पीछे ही जाएंगे ना जब हम पे टेक्निक्स ही नहीं है। तो ये हुआ इंडियन टेक्सटाइल के साथ। फिर exporting textile to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain। तो अब मैंने पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था कि अगर हम वो हमसे परचेज करेंगे कपड़ा तो उस पर टैक्स देना पड़ता था हमें। तो यही चीज उस समय भी हुई, उन्होंने जब हमारे बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, एक नॉर्मल लगाया तो भी ठीक है, हाई वेरी हाई ड्यूटीज, ड्यूटीज मतलब टैक्स उन्होंने लगाया, तो इससे हम लोगों को वहां पे कपड़ा बेचना बहुत मुश्किल हो गया। By the beginning of the 19th century, English made cotton textile successfully displaced Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe। और 19th सेंचुरी आते आते 18 से 19 17 सेंचुरी में इंडियन टेक्सटाइल से पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड था फेमस। 18 सेंचुरी में आके ब्रिटिशर्स अवेयर हो गए, इंग्लैंड अवेयर हो गया, उसने जो है कैलिको एक्ट पास कर दिया, स्प्रिंग जेनी आ गई। और 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, ब्रिटिशर्स इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सक्सेसफुली उन्होंने इंडियन गुड्स को अपने वेस्टर्न गुड्स से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने का मतलब अदर मार्केट में जितनी अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप कंट्रीज थी, सब जगह अब बजाय इंडियन के अब इंग्लिश गुड्स आने लग गए, इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल फेमस हो गई। ठीक है, ये बदलाव हो गया, यानी 17th सेंचुरी से आते आते 19th सेंचुरी में आकर इंडियन टेक्सटाइल का नाम कम हो, मतलब इंटरेस्ट कम होने लगे, क्योंकि वही चीज उनका रिप्लेसमेंट मिल गया ना। जब हमें रिप्लेसमेंट सेम मिल रहा है फिर सस्ता मिलेगा। एक ये है ना, आपको एक चीज मिल रही है वो थोड़ी महंगी है, और दूसरी तरफ आपके पास में जो कपड़ा है वो सेम वैसी है दिखने में और अच्छा भी है, और सेम लगभग वैसा ही लगभग है ना, और उसकी प्राइस कम हो तो आप वही खरीदेंगे ना, और जल्दी भी मिल रहा है आपको, डिमांड भी। तो ये सब चीजें थी, तो आप वही खरीदेंगे तो उसी की मार्केट बढ़ेगी। तो यही उस समय हुआ, इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल की मार्केट बढ़ गई और इंडियन टेक्सटाइल की मार्केट घट गई। फिर बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। तो इस तरीके से 1830 तक यानी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग एंड तक आते आते हम लोग बिल्कुल ही इंडियन मार्केट डाउन हो गई, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की मार्केट। Some types of clothes could not be supplied by machine, thus handloom weaving did not completely die in India। लेकिन इसके बावजूद भी फिर क्या था कि हर तरह का कपड़ा तो मशीन नहीं बना सकती थी ना। जो हैंडलूम है वो क्या था आपका, इंडिया में अभी पूरी तरीके से डाउन नहीं हुआ था। ये तो था कि हमारा जो है पहले की जो मार्केट थी, पहले जो ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ इंडियन क्लॉथ ही फेमस था, तो वो तो कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो मशीन से नहीं बन पाते थे, तो उसके लिए फिर भी इंडियन गुड्स की जरूरत थी। तो उसके बाद में लेटर ड्यूरिंग द नेशन मूवमेंट, जब महात्मा गांधी आए as people to boycott imported textile and use hand spun and hand woven cloth। फिर जब जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गए कई, है ना, तब क्या हुआ, तब महात्मा गांधी ने एक अपना मूवमेंट चलाया था, बॉयकॉट मूवमेंट, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी हम सामान प्रोडक्ट यूज करेंगे वो सब इंडियन गुड्स यूज करेंगे। तो इस तरीके से इंडिया में ब्रिटिशर्स का फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश क्लोथ के ऊपर भी जब सब सामान पे बैन लग रहा है, जैसे उन्होंने किया ना,
उन्होंने कैलिको एक्ट पास करा, इंडियन टेक्सटाइल पर रोक लगाई। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक्ट तो उस समय पास नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थे, लेकिन मूवमेंट चलाया गया। मूवमेंट में ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जो है ब्रिटिश क्लोथ को यूज करना बंद कर दिया। तो इससे जो है हैंड स्पन हैंड वूवन क्लोथ यूज में आया, जिसमें एक नाम था खादी। खादी ग्रेजुअली बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। तो जो भी खादी कपड़े पहनते थे माना जाता था कि हम इंडियन, यानी हमारी एक पहचान बन गई थी। बाद में मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर्स। इसी बीच जितने वीवर्स थे वो एग्रीकल्चर, जैसे अब जिनके काम छूट गए, जब काम तो कुछ तो एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में चले गए। सब माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। कुछ जो है कहाँ चले गए, काम की तलाश में शहरों में। अदर वेंट्स आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में प्लांटेशन में वर्क करने के लिए अदर कंट्रीज चले गए। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आपको जब ब्रिटिशर्स ने पहले क्या करा, हमारी इंडियन मार्केट को, जब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को पूरी तरीके से तो नहीं, जो थोड़ा बहुत भी उन्होंने अधिकार अपनी मार्केट जो टेक्सटाइल फील्ड में अपने आप को जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तो उससे जिन लोगों के काम छूटे, वीवर्स थे आपके, और जिनके पूरी तरीके से तो मार्केट डाउन नहीं हुई, लेकिन जो भी हुई तो कुछ तो एग्रीकल्चर लेबर बन गए, कुछ अदर कंट्रीज में काम करने के चले गए। क्या करेंगे, ये सब हुआ, ये सिचुएशंस बनी। फिर सम हैंडलूम वीवर आल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। उसी बीच बॉम्बे में नई कॉटन मिल लगी थी, अहमदाबाद में, शोलापुर में शुरू की गई थी मिल्स, तो कुछ वहां पे काम करने लगे हैंडलूम वीवर्स। तो इस तरीके से ये चेंज बदलाव हुए। अब कॉटन मिल्स कम अप, कि कॉटन मिल्स कैसे, जो अभी हमने पढ़ा ना न्यू कॉटन मिल बॉम्बे वगैरह में, तो कैसे आई, तो वह है। पर अब ये जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू। और ऑल्सो रीड योरसेल्फ, रीड योरसेल्फ सॉरी, अपने जो है आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर की स्टडी की सेल्फ स्टडी कीजिएगा।